हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विवेक यादव और आप देख रहे हैं वीक की बाय द सन ब्रिगेड। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, ठीक है, इसलिए इसमें मजा बहुत आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से। एटम की बनावट, ये टॉपिक थोड़ा सा दिक्कत करने वाला हो सकता है, क्योंकि पहले यूनिट में या पहले चैप्टर में हम देख चुके हैं कि जो जॉन डाल्टन है 1804 में, उन्होंने हमसे कहा था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है। याद रखिए, जॉन डाल्टन का पहला नियम, उन्होंने यही कहा था कि एवरी मैटर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, और जो कि इनडिविजिबल होंगे। तो ये बात उन्होंने कही थी कि इंडिविजिबल भी होंगे, स्मॉल भी होंगे, पार्टिकल भी होंगे। ठीक है, अब ये चैप्टर कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका मतलब ये होगा कि जॉन डाल्टन फेल हो गए, कहीं ना फेल हुए। ठीक है, अब कैसे फेल हुए देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख सकते हैं एटम की। ठीक है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ काम चला हुआ है, क्योंकि ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डेफिनेशन रिफाइन होती चलेगी। ठीक है, सो डेफिनेशन ऑफ एटम। एटम क्या होता है? ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द smallest particle of matter which can take part in a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने वाला सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा उसे एटम कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर हाइड्रोजन ले रहा हूं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो ये 2H2 बनाता है। ऑफ कोर्स वी हैव टू बैलेंस इट। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो इसने सबसे छोटे पार्ट लिए है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं इस 2 को हटा दूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम होने चाहिए, ऑक्सीजन का 1 एटम होना चाहिए। तो बाय नंबर एटम्स मस्ट बी इन रेशियो। तो एटम तभी रेशियो में होंगे जब सबसे छोटा पार्टिकल किसको माना जाए? एटम को माना जाए। जॉन डाल्टन ये नहीं कहते हैं। जॉन डाल्टन ने क्या कहा था? एटम इंडिविजिबल है, और वो एटम इंडिविजिबल है कि नहीं है वो अब है, देखिए। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई कि एटम एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होगा जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा, जैसा कि जॉन डाल्टन ने कहा था। लेकिन जब ये डेफिनेशन बनी तब जॉन डाल्टन साहब ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और कुछ और लॉस, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तक को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे वो देखना है। सो फेलियर ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फेलियर ऑफ डाल्टन ने ऐसा कौन सा महापाप कर दिया था कि उनकी थ्योरी फेल हो गई, उनका लॉजिक फेल हो गया। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली बात, अभी जो 12th क्लास में होंगे उनको पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो भी समझ लीजिए। अब एक रॉड लीजिए, ग्लास रॉड लीजिए, और उसको किसी एबोनेट से या किसी कैटफर से, कैटफर मतलब जो बिल्ली के जो बाल होते हैं, रेशे होते हैं, उसका एक कपड़ा मान लीजिए। ठीक है, और उस ग्लास रॉड को लीजिए और रब करने लगे। रब करेंगे या ये भी नहीं समझना था, एक और ट्रिक है। ठीक है, आपको कहीं कैटफर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं देना। आप क्या करिए, एक स्केल लीजिए, जो प्लास्टिक की जो होती है, जो 6 इंच स्केल आती है, उसको लीजिए और उसको बाल में घिस दीजिए। ठीक है, जब बाल में घिसेंगे तो आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक छोटा सा पेपर का पार्टिकल लीजिए और उसको ऐसे रखिए, तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, जो पेपर के पार्टिकल्स है वो लिफ्ट अप हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, खिंच जाएंगे। ठीक है, अब खिंच रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा है।
निश्चित रूप से ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करती है, ऊपर की तरफ नहीं। ठीक है, तो एक नया फोर्स था, इस फोर्स का नाम दिया गया था, वो दिया गया था इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, सो जॉन डाल्टन का जो थ्योरी है, यानी कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल होगा, एटम इंडिविजुअल पार्टिकल, इसका मतलब ये होना चाहिए कि या तो वो चार्ज होगा या तो नहीं होगा, तो वो चार्ज होगा या तो नहीं होगा। लेकिन जॉन डाल्टन जब चीजों को देखते थे, जैसे हमने बोर्ड छुआ, तो क्या इस बोर्ड में करंट आ रहा है? झटका लग नहीं रहा, नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये कि ये तो न्यूट्रल है। क्लियर, ये न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है तो मुझे ये बताइए कि जब हमने जो प्लास्टिक की रॉड ली है, जब उसको रब कर रहे थे बालों से और अट्रैक्ट कर रहे थे, तो अट्रैक्शन क्यों हुआ? इसका मतलब है कि वो चार्ज हुए थे, इसका मतलब है वो चार्ज हुए थे। अब चार्ज कैसे हुए थे, ये भी एक कॉन्सेप्ट है भाई। आपने कहा ना कि अगर हम रब कर देंगे तो चार्ज हो जाएगा, ये कौन सी बात हुई? हम हाथ रब देंगे, हाथ नहीं चार्ज हो जाएगा हमारा, वो क्यों हो गया? ठीक है, तो क्या कंडीशन? ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट ये था कि वो चार्ज के एक्वायरेंस को नहीं कर पाए थे। इट बिगिंस, इट फेल्स, it failed to explain the charge acquirence of matter। मैटर को अगर आप घिस दें कैसे भी करके तो वो चार्जअप हो जाता है। भैया अगर एटम है तो चार्जअप कैसे हुआ? क्योंकि एटम तो न्यूट्रल था, अब तुम उसको घिसो चाहे जो कुछ करो। हम भैया इसको घिस रहे, जिनिक होना जो ऐसे घिसेंगे तो वो निकल आएगा, नहीं है ना? यानी कि इसके एटम को घिसे चाहे कुछ भी करो, लेकिन चार्ज तो हो नहीं रहा। फिर कुछ चीजों को चार्ज करने पर चार्ज हो जाता है, ये तो एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये तो आपको सीबीएसई बोर्ड बुक में मिल गया। एक दूसरा कॉन्सेप्ट और लीजिए जो कि बहुत बड़ा फेलियर था। अब आप चीजों को अपनी आंखों से देखेंगे, अपनी आंखों से। ये तो खैर एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, ये भी लेकर आप देख सकते हैं, क्योंकि आप स्केल रब करके देख सकते हैं, ये इट विल अट्रैक्ट। ठीक है, दूसरा फेलियर देखिए। दूसरा फेलियर ये है कि भैया जब इन्होंने लॉ दिया था 1804 में, इन्होंने अपना थ्योरी दी थी, ठीक है, उससे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी हो गई थी। ठीक है, खैर बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने तो जान भी गई थी अपनी। ठीक है, सो जान गंवाना एक सेक्रीफाइस है फॉर द फिजिक्स। ओके, सो अब हम बात करेंगे सेकंड फेलियर की। जो सेकंड फेलियर था इनका वो ये था, इट कैनॉट एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ चार्ज। ये केवल आपको समझने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट पक्का होगा। देखिए, अब एक तार लिया, उसमें आप एक छोटा सा बल्ब कनेक्ट कर दीजिए और उस तार को ले जाइए और बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। जब आप स्विच ऑन करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें क्या होने लगा, कुछ हो रहा। मैं अभी इलेक्ट्रिक करंट पे नहीं आया, कुछ हो रहा है। ठीक है, अब इस कुछ होने की वजह से क्या हुआ, जो बल्ब है वो जल उठा, बल्ब जल उठा। ठीक है, क्या पहले बल्ब जल रहा था? नहीं, पहले तो बल्ब नहीं जल रहा था। अब क्यों जलने लगा? अब इसको ऐसा कौन सा ज्ञान होगा कि जो बल्ब जलने लगा? ठीक है, जल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हुआ। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ हुआ होगा। अब एक काम करिए, अब इसको कनेक्ट कर दीजिए किसी बड़े एनर्जी सोर्स से और फिर हाथ लगा देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। मजा क्यों आ जाएगा? झटका लगेगा। झटका कब लगा? अरे झटका क्यों लगता है? झटका तभी लगता है जब कोई ना कोई इनर्शिया हमारे ऊपर काम कर रहा होता है। मान लीजिए आप रेस्ट पर हैं और एक साइकिल आकर के आपके सामने खड़ी हो जाए और आपको उसको छू ले, तो क्या आपको झटका लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन या तो अगर आप गति में हो, आप मोशन कर रहे हो, या साइकिल मोशन में हो और तब आप कॉन्टैक्ट करें तो आपको झटका लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कार से जा रहे हैं, ठीक है, और कोई बच्चा होता नहीं है हाथ सामने लगा लेते हैं, तो लगातार बहुत तेज गिरती है। ठीक है, तो वो एक आपको कह सकते हैं एक प्रूफ है कि हाँ, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ही वो जिम्मेदार है जिसकी वजह से हमें झटका या जल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे झटका लगेगा मतलब कोई ना कुछ चीज मोशन में हुई होगी। ठीक है, मान लेते हैं। तो हमारे पास एक तार, एक वायर था जिसको हमने किसी एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, और जब इसको हमने, ये हमारा स्विच है, ठीक है, और जब हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेस्टियल बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है,
तो ये बैटरी में बल्ब क्या करना था, जलने का। और अगर तार कहीं कटा वटा हुआ, मतलब कि उसका जो इंसुलेशन है वो खराब हो गया, अगर आप उसको छुएंगे तो आपको मजा भी आएगा, यू विल गेट शॉक। तो शॉक लगा है, इसका मतलब कोई ना कोई चीज तो मोशन में होगी। अब वो एटम है कि नहीं है वो देखने वाली बात है। अब वो एटम है कि नहीं देखने वाली बात। आपने यहाँ पे फिंगर टिप रखी, ठीक है, और आपको यहाँ पर झटका दिया, झटका दिया फिर तुरंत हटा लिया, ठीक है, तो कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई चीज तो फ्लो कर रही है। अब वो एटम है क्या, इसको देख लेते हैं। तो एक बात कंसिडर कीजिए, ये तार था, ठीक है, ये तार था। तो अगर आपने बिजली दे रखी है पोटेंशियल डिफरेंस V से, तो भाई कुछ ना कुछ हुआ यहाँ पर, क्योंकि इसकी वजह से ही यहाँ से कुछ ना कुछ चीजें जा रही हैं। अगर ये नहीं होता तो कोई भी तार छूट जाए, आपको करंट लगने वाला नहीं है। क्या यहाँ पे करंट लगेगा, जी हाँ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा गया, या यूं समझिए इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रखी गई है। ठीक, अब आपने इसको छुआ तो आपको झटका लगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक कि एटम जा रहे होते, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो एटम माना गया था, अगर एटम जा रहे होते तो ठीक है, एक एटम ने आपको किक कर दिया, तो इस हिसाब से एक एटम कब हो जाना चाहिए। अब आप उसको लगातार वो लगा रही है, पागल हो गया, आप लगाए हैं, ठीक है, तो आप मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसको लगाते हैं, आप लगा रखिए, आपको झटका लगता जा रहा है, लेकिन आप ऑब्जर्व क्या करने वाले हैं कि एक समय बाद ये पूरी बात खत्म होनी चाहिए, क्योंकि एटम तो बाहर निकल गया ना, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। क्या मतलब उसका, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से एटम तो नहीं जा रहा था, कुछ और जा रहा था, ठीक है, लेकिन मजा नहीं आया। क्यों नहीं मजा आ रहा है, मजा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने भाई देखा तो है नहीं, ये तो सिर्फ कहानी है कि हाँ भाई कुछ जाएगा, ये एटम नहीं होगा। चलिए आप एक एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं जिससे आप देखेंगे कि हाँ ये एटम नहीं है, नहीं है एटम, ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी एक एक्सपेरिमेंटल डायग्राम से जिसका नाम है क्या, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। देखिए, और यहां से शुरू होगी डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक यानी कि एटम के पार्ट, पार्टिकल्स यानी कि एंटिटी ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइड। अभी की देखिए, पहले जरा समझ दिया जाए फिर लिखा जाए। देखिए, सो हमारे पास है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसीलिए कह रहा हूं इसमें बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि आप चीजों को देखेंगे और ना केवल हाँ भैया याद ही कर लेंगे, नहीं बल्कि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अवश्य है। ध्यान से देखिए, हमने हमने नहीं मतलब जिन्होंने किया था, चलिए बता देते हैं, वो जिन्होंने किया था उनका नाम था, ये एक्सपेरिमेंट करने वाले का नाम था हाय यूजीन गोल्डस्टीन। ये गोल्डस्टीन साहब ने किया था, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट क्या था पहले उसको देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। आपने क्या किया, आपने बड़ी सी, ज्यादा बड़ा हो गया क्योंकि हमें और भी सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक ग्लास ट्यूब है, क्या ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है। हमने पहले ही कहा था कि कैथोड रे से पहले जो चार्जेस की बात है वो क्लियर हो चुकी थी, क्योंकि गिलबर्ट ने पहले ही बता दिया, ठीक है। गिलबर्ट एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज नाम दिया था, ठीक है। ओके, सो यहां पर हमने रखा एक प्लेट और यहां रखा दूसरी प्लेट, एक मेटालिक प्लेट सही, ठीक है। जब हमने इनको कनेक्ट कर दिया किसी एक पोटेंशियल डिफरेंस से, ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई होने वाला है, इसीलिए आप ध्यान समझिए नोटेशन। ये जो छोटा वाला स्टिक होता है इसको बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव एनर्जी आपके लिए, और ये क्या है पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। तो करंट हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से जाएगा, ठीक है, लेकिन कब जाएगा, जब ये कनेक्ट होगा। क्या ये कनेक्ट है, नहीं है, करंट नहीं है, इसका मतलब कोई भी करंट फ्लो होने वाला नहीं है अभी, ठीक है।
जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उस प्लेट को हम बोलते हैं कैथोड। क्या बोलेंगे? कैथोड। तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो कैथोड होगा, यानी कि ये प्लेट नेगेटिव होने वाली है। क्लियर? और ये प्लेट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस प्लेट को बोलते हैं एनोड। सो ऑफ कोर्स क्योंकि एनोड पॉजिटिव से कनेक्टेड है इसलिए पॉजिटिव पोटेंशियल माना जाएगा या पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा अभी के लिए। ठीक है, अब हुआ क्या, आप ये वेरिएबल है, ये निशान होता है वेरिएबल का, आप इसको वेरी कर सकते हैं। अब आप इसको क्रैंक करते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। लेकिन बढ़ाने से पहले, अभी एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको ये स्विच ऑफ कर रहा हूं। एक चीज रह गई और वो क्या है? रुकावट। एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले रुकावट जरूरी है निकालना। ठीक है, अब रुकावट कैसे निकालेंगे? पहली बात, रुकावट है क्या? ठीक है, तो रुकावट सबसे पहले ये है कि इस जो आपका ग्लास ट्यूब है इसके अंदर भरी होगी गैस, उस गैस को निकालना जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी क्योंकि जितने ज्यादा गैसेस होंगी उतनी ही ज्यादा मुश्किल होगी इन यहां से निकलने वाले कुछ चीजों को, क्योंकि करंट अगर तभी फ्लो होगा जब यहां से यहां कनेक्शन होगा। कनेक्शन होने का मतलब केवल तार ही नहीं होता, कैसे भी कनेक्शन हो सकता है, अभी आप देखेंगे कैसे। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमें करना यह है कि सबसे पहले इसके अंदर से हमें गैसेस निकालनी होगी। हम कोई दावा नहीं करते कि हमने एक बहुत अच्छा वैक्यूम पंप बना लिया जिसकी वजह से इसको 100% वैक्यूम क्रिएट कर दे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन कम से कम हम 10 की पावर -3 बार तक तो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही कम प्रेशर होगा, 0.001 बार। ठीक है, अच्छा, प्रेशर कम करने का मतलब क्या होता है? प्रेशर कम करने का मतलब होता है कि आप क्या कम कर रहे हैं? आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम। ठीक है, आपको याद है ना आइडियल गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? PV इक्वल्स टू nRT। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, यानी जितना ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेंगे। अगर ये बात नहीं समझ में आती है, आइडियल गैस इक्वेशन में नहीं याद है, कोई बात नहीं, हम और प्रयास करेंगे। अब क्या कीजिए, आप एक गुब्बारा लीजिए, बैलून लीजिए, अब आप उसको फुलाइए। जब फुला रहा क्या होता है? बोलता है, उसका साइज बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? क्योंकि जब भी आप फूंक मारते हैं तो फूंक के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे जिनको आप एयर मॉलिक्यूल्स कहते हैं वो हैमर करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द बलून। आपके पास एक बलून है और ये आपका हल्का सा मुंह है, पूरा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, आपने इसके अंदर क्या करिए? एयर फिल की। जब एयर फिल की तो ये एयर के पार्टिकल्स होंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि वो फ्लो कर रहे हैं। अब ये काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स गए और यहाँ पे उन्होंने हैमर किया। क्योंकि ये एरिया फिक्स है तो प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू 4 एरिया। तो यहाँ पे उसने प्रेशर एक्सर्ट किया। जब प्रेशर एक्सर्ट किया तो ये फूलने लगा। ठीक है, तो फूलने लगा इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर जो होगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। एक पार्टिकल ने कुछ प्रेशर लगाया, दो पार्टिकल ने कुछ लगाया, तीन ने कुछ लगाया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाते चले जाएंगे वैसे ही वैसे क्या होगा? यहां पर प्रेशर भी बढ़ने। क्लियर? ओके, तो भैया हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम करने हैं क्योंकि रुकावट हमें नहीं चाहिए। तो आपने यहाँ पे प्रेशर कम कर दिया तो पार्टिकल्स क्या हो गए? कम हो गए। ठीक है, अब आप क्या करिए? अब आप इसको क्रैंक कीजिए। क्रैंक करने का मतलब है इसको आप वेरी कीजिए। वेरी करने का मतलब है बढ़ाना होता है। और ये चूंकि हमने पहले बता रखा है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इसको HT यानी कि हाई टेंशन यानी कि हाई एनर्जेटिक बैटरी या एनर्जी सोर्स कहते हैं। आप एनर्जी सोर्स कह देंगे ज्यादा अच्छा है क्योंकि अब AC का भी जमाना आ चुका है। ठीक है, उस समय तो फिर बैटरी काम चलता था। सर हम्फ्री डेवी ने सबसे पहले बैटरी बनाई थी जो कि सबसे बड़ी लंबी बैटरी बनाई थी। वो कुछ 8 फीट चौड़ी और 12 फुट लंबी बैटरी। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, इसको क्रैंक किया है, जिसकी वजह से जब ज्यादा क्रैंक कर दिया स्विच ऑफ करने के बाद, जब स्विच ऑफ कर दिया क्रैंक किया तो अब क्या हुआ? यहां से कुछ रेज निकलने लगी, कुछ रेज निकली। ठीक है भैया, रेज हमको दिखाई कैसे पड़ी? तो आपको बता दे, ये एक फिनोमेना है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ गैस। ये क्या बता रहे हैं? गैस तो हमने निकाल दी, लेकिन फिर बता दो, रिमेंबर दैट
ये 10⁻³ बार है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने 100% वैक्यूम क्रिएट कर दिया। कुछ ना कुछ गैस के पार्टिकल्स होंगे, उन पार्टिकल्स से कुछ हुआ। अब ये नहीं बताऊंगा क्या हुआ, कुछ हुआ जिसकी वजह से आपको रेडिएशन दिखाई पड़ रही है, और आप समझ रहे हैं कि जी हाँ कुछ रेडिएशन हमको दिखाई पड़ रही है, और जिनको हमने नाम दिया है क्या, चूंकि ये कैथोड से आई है, ये कैथोड से आई है, इसलिए हमने इनको नाम दिया क्या, इनको नाम दिया हमने कैथोड रेस। कैथोड से निकलने वाली रेस कैथोड रेस। ठीक है, हमने पाया कि जब हमने इनका स्पीड चेक किया तो हम ये नहीं कह रहे कि लाइट की स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन कंपेरेबल है लाइट की स्पीड से। ठीक है, अच्छा लेकिन बात किस पर थी यार, एक्सपेरिमेंट किया क्यों गया, एक्सपेरिमेंट तो इसलिए किया गया था ताकि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को देख सकें। तो हम देख लेते हैं क्या ये जो रेस आ रही है, क्या ये केवल रेस ही की इनमें कुछ पार्टिकल्स भी हैं। ठीक है, तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो इंसान आए थे उनका नाम था सर जे थॉमसन। जे थॉमसन सर ने कहा था कि ये जो कैथोड रेज हैं ये कुछ पार्टिकल से मिलकर बनेंगी, जिनको नाम दिया गया इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटर यानी कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। ठीक है, अब पहली बात क्या चार्ज है कि नहीं, तो थॉमसन सर ने किया क्या, थॉमसन सर ने किया ये कि यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, यहां पर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। ये हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल, ये हमारा नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई पड़े। ठीक है, ये मेरा नेगेटिव पोटेंशियल और ये हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, चार्ज है अभी समझ लीजिए। ठीक है, देखिए अभी आपने वो नहीं पढ़ा हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। अच्छा, जब इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी एक्सटर्नल, तो पाया क्या, पाया ये कि इस ये जो चार्ज, ये जो रेज थी, ये रेज मुड़ गई। ये रेज मुड़ गई, तो क्या हो गया, रेज तो मुड़ गई। अब भैया ये रेज मुड़ गई तो क्यों मुड़ी, और पॉजिटिव की तरफ क्यों मुड़ी। आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है क्या, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई है, इसका यही मतलब हुआ ना कि इनके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यानी कि इसकी वजह से हमें ये पता चला कि इन रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई तो ये डिफ्लेक्शन ऐसे ना बल्कि सर्कुलर हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कैसे होती है, मैग्नेटिज्म का बात है, इसको अभी डिस्कस नहीं किया था। बस इतना समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने से ये कर्व हो गई, कर्व हो गई, गोल बन गई। ठीक है, जब ये गोल गोल बन गया मतलब ट्रेजेक्टरी गोल हो गया, मतलब अभी ये ऐसे जा रही है, मान लीजिए रेस है ये ऐसे जा रही है। ठीक है, अभी ऐसे जाएंगे स्पाइरल में। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, तो जब हम जो थॉमसन साहब कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को कम किया कम किया कम किया कम किया। अभी मान लीजिए कि इन्होंने ये किया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगी, ये इनका ट्रेजेक्टरी बढ़ने लगा। मैग्नेटिक फील्ड कम करेंगे तो ये ट्रेजेक्टरी धीमी बनेगी, एक समय ऐसा है कि बीम बन जाएगी। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करने की कोशिश की। इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करने की कोशिश की, और जब बैलेंस किया तो इन्होंने एक रेशियो लाए, उस रेशियो का नाम है, वो डायग्राम बना लीजिए अपनी पहले से, उस रेशियो का नाम है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्यों, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेटर थे, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया जाता। अब E by M, E by M के रेशियो को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का। ये जो आया था वो आया था 1.758820 कूलम्स पर केजी। ठीक है, क्या मतलब हुआ, अगर आपके पास 1 किलोग्राम कैथोड रेज है, अगर आपके पास 1 किलोग्राम कैथोड रेज है तो इतना कूलम चार्ज उस कैथोड रेज के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसको हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं उस पर। क्लियर, ओके। सो हमने सीख लिया कि ये स्पेसिफिक चार्ज ये एक्सपेरिमेंटल काम है जो कि थॉमसन सर ने किया था। ठीक है, उसके बाद आए थे रॉबर्ट मिलिकन साहब। रॉबर्ट मिलिकन साहब ने इस रेशियो को यूज करके इलेक्ट्रिक चार्ज को पता किया था, और वो चार्ज जो आया था, इलेक्ट्रिक चार्ज जो आया था, वो चार्ज आया था 1.6094 इंटू 10 की पावर -19
-19 कूलम। ये यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर एरर हो सकता है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट बाय एक्सपेरिमेंट बदलता रहता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है 1.60 या 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है, वैसे बोल सकते हैं। एक बार बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये अभी जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो आप जानेंगे कि सबसे बेसिक चार्ज यही माना जाए, ठीक है। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर पढ़ा होगा या इंटरनेट पे देखा होगा तो आप जानेंगे कि कोई भी चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटीजर होना चाहिए। 2 यूनिट चार्ज यानी 2 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 3 यूनिट चार्ज यानी 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। हम कभी आधा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं कहते। यही कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या इसको हम थोड़ा हायर क्लास में जाएंगे तो बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अलग टॉपिक है, हायर मैथमेटिक्स में आएगा, वो फिजिक्स में आएगा, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। सो अभी हमने क्या सीखा, ई बाई एम, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस में किया था, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, कल क्या ध्यान देखेंगे, इसको ही आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कैसे हमने पता किया कि इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, और साथ ही साथ ये जो क्वांटिटी आई है 1.6094 इलेक्ट्रिक चार्ज की, ये रॉबर्ट मिलिकन ने कैसे निकाली, उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है। तब तक ये नहीं, आज के धन्यवाद। तब तक देखिए V3 by the Science Begins। थैंक यू।